गोधरा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। जी हां, गुजरात में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 20 साल पुराने गोधरा कांड की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोधरा में थे, जहां पर उन्होंने 2002 की घटना का जिक्र किया। जी हां, आज इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ कर रहे हैं। गोधरा में बोले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 20 साल पहले राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने बलिदान दिया। 20 साल पहले की घटना को याद कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, चुनावी प्रचार के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण गोधरा के राम भक्तों का सम्मान है। नए भारत का शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, आज उसी का परिणाम है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। तो देखिए, गोधरा में हुआ क्या था ये समझना बेहद जरूरी है ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सके। इसीलिए जानकारी आपके सामने है। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई थी। एक बोगी में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगाई गई थी। जी और गोधरा कांड की गूंज एक बार फिर गुजरात के चुनावों में प्रचार के दौरान सुनाई दे रही है। ट्रेन में 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। 59 लोग जलकर यहां पर मर गए थे, उनकी जान चली गई थी। और अब एक बार फिर गोधरा कांड की गूंज सुनाई दे रही है। मरने वालों में ज्यादातर अयोध्या से लौटने वाले कार सेवक थे और इन्हीं कार सेवकों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में अपनी जनसभा में किया है। साथ ही आपको बता दें, 28 फरवरी 2002 गुजरात के कई इलाकों में इसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। गुजरात हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। गुजरात दंगों का जो मुद्दा है वो भी एक बार फिर चुनाव प्रचार के दौरान उठता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए बीजेपी याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि गुजरात में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो ऐसे एलिमेंट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाता था। ये आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, गोधरा कांड को 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी जब भी गुजरात में चुनाव होते हैं तो हर राजनीतिक दल को किसी न किसी बहाने गोधरा की याद जरूर आती है। अब गोधरा विधानसभा सीट से जुड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, गोधरा विधानसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और इसमें करीब 2,79,000 वोटर्स हैं, मतदाता हैं। गोधरा में 72,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। AIMIM के आने से विधानसभा में अब हो गया है त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। 2002 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2007 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 2007 में कांग्रेस प्रत्याशी ने इस सीट पर कब्जा किया था। वहीं 2012 के चुनाव में जब नतीजे आए तो कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी कमाल कर पाती है। समीर, बिल्कुल, अंजलि ने आपको पूरी डिटेल दी इस विधानसभा सीट से और गोधरा से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऋतु चौधरी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दानिश कुरैशी भी गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा गुजरात में हमारे तमाम सहयोगी अभी भी मौजूद हैं। विपिन चौबे वडोदरा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रवि मिश्रा हमारे सहयोगी पहुंच गए हैं गोधरा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन रवि, क्योंकि आप गोधरा में ही इस वक्त मौजूद हैं, जरा बताइए कि यह मुद्दा, कल जिस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में याद किया, 20 साल पहले की इस घटना का, गोधरा कांड का वो जिक्र कर रहे हैं और राम भक्तों के बलिदान का जिक्र कर रहे हैं। मैसेज क्या देने की कोशिश की गई? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। अगर इसको राजनीतिक तौर से चुनाव से जोड़ के देखें तो बड़ा स्पष्ट है कि ये याद दिलाना कि किस तरीके से गोधरा में कार सेवकों के साथ क्या हुआ था और उसका नतीजा
अयोध्या का राम मंदिर है, जिसको सीधे एक तरीके से राम मंदिर के विषय को इस चुनाव में स्थापित करना। और देखिए, जब लोगों से हम बात करते हैं तो राम मंदिर का जिक्र जरूर यहाँ के लोग करते हैं। हमारे साथ देखिए कुछ लोग जुड़े हुए, उनके साथ हम बातचीत करते, जरा पूछते हैं कि जो मैसेज देने की कोशिश की वो मैसेज है क्या, उनकी दृष्टि से क्या मैसेज योगी आदित्यनाथ देना चाह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि गोधरा के बलिदान का नतीजा है राम मंदिर। नहीं, जो अयोध्या में राम मंदिर का जो भव्य निर्माण, वो हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू का एक आस्था से जुड़ा हुआ था। जो रामलला की जन्मभूमि थी, वहाँ पे मंदिर बनना ही चाहिए, और उसके लिए जो कार सेवकों ने जो बलिदान दिया है। लेकिन चुनाव के समय इस बात को फिर से लाने का मतलब क्यों न समझा जाए कि ये बात सिर्फ वोटों को अपनी तरफ खींचने की है। हिंदू जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की है। नहीं, विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास रवि, नहीं हुआ है। गोधरा की धरती पर ही आप मौजूद हैं, जहां से लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। विपिन चौबे का रुख करते हैं, गुजरात में ही वो मौजूद है और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। विपिन, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या वाकई में दोबारा कमल खिलने की उम्मीद है, या फिर इस बार जो चेहरा होगा, जो सीट होगी सीएम की, वो बदल जाएगी, कोई और चेहरा उस पर काबिज होगा। लेकिन विपिन, ये बताइए, बार बार गोधरा का जिक्र क्यों होता है? किसी न किसी बहाने से हर राजनीतिक दल गोधरा कांड को लेकर के अपनी बातें कहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब गोधरा में रैली की और उस दौरान कहा कि ये धरती जो है वो राम भक्तों के बलिदान की धरती है, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और क्या इससे तस्वीर बीजेपी के पक्ष में बदल सकती है? और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सोचा समझा बयान है अंजलि, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली वोटिंग में, पहले दौर की वोटिंग में महज अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, और उससे इस तरह का मैसेज देने की कोशिश, हिंदू वोटों को पोलराइज करने की कोशिश है। और बीजेपी जानती है कि कब और क्या बोलना है, इसका मैसेज कहां तक जाएगा। बोला जरूर गोधरा में गया है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे गुजरात में देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त वडोदरा में मौजूद हूं, और वडोदरा की जनता क्या कुछ सोचती है, सीधे आपको रूबरू कराते हैं। कल योगी आदित्यनाथ गोधरा पहुंचे थे और उन्होंने कहा ये राम भक्तों की धरती है, राम भक्तों ने यहाँ बलिदान दिया है, और इसी बलिदान की बदौलत अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। क्या आपको लगता है चुनाव में गोधरा एक मुद्दा है, राम भक्त एक मुद्दा है, राम मंदिर भी मुद्दा है? जी, ऐसा तो कहना बड़ा ये कठिन होगा कि कोई मुद्दा लेकर के इसको ये किया जाए, इशू बनाया जाए। लेकिन ये चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ भी कह सकती हैं। क्या राम मंदिर इशू है, राम भक्त इशू है, गोधरा इशू है इस बार के चुनाव में, और ये इम्पैक्ट कर रहा है? राम मंदिर तो बनना ही था, इसके लिए बीजेपी अभी आएगी, दूसरी बार बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आपको लगता है ये मुद्दा काम कर रहा है? हाँ, काम करेगा। अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा काम करेगा। कैसे देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान को, और इस बार के चुनाव में ये मुद्दा कितना ज्यादा चल रहा है? जी विपिन, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जो कि मौजूद है। सर, राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हमने देखा है कि सत्तासीन पार्टी को बेदखल भी होना पड़ गया है अगर उनके दौरान, उनकी पार्टी के राज करने के दौरान दंगे हुए हैं। बिहार का एग्जाम्पल है, यूपी का एग्जाम्पल है, लेकिन गुजरात में ये प्रयोगशाला हम इसीलिए कह रहे हैं गोधरा को, क्योंकि इसके बाद मोदी उभरे और बहुत स्ट्रांग लीडर के तौर पर उभरे। क्या यही वजह है कि आज भी इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, गुजरात का चुनाव हो और गोधरा, स्वाभाविक रूप से वो कोई कहे ना कहे, गोधरा है गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा, जो कुछ भी हुआ था वो उसको कोई भूला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि, और योगी वहाँ पर गुजरात में चुनाव सभा कर रहे हों और आप उनसे ये उम्मीद रखें कि इस तरह की बातें नहीं होंगी, तो ये स्वाभाविक सा है। रही बात जो इस तरह की है कि देखिए, एक बात तो सच है, हम लोग जिन्होंने भी राजनीति देखी है, सारी चीज़ें, वो जो 2002 में हुआ निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन एक बात आप मानेंगे कि उसके बाद से लेकर के आज तक गुजरात में जिस तरह की शांति रही है, अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो फोर्स्ड, मतलब बिल्कुल नहीं। ये बात तो साफ नजर आती है कि पिछले 20 सालों में जो शांति रही उसका जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन राजीव जेटली जी, ये अब क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है उसमें कुछ घंटे ही बाकी हैं, जो लास्ट सभाएं हुई हैं उनमें खासतौर पर 2002 का जिक्र, गोधरा कांड का जिक्र, इसके पीछे कुछ खास स्ट्रेटेजी है क्या आप लोगों की? समझ नहीं आता कई बार कि हम क्या चर्चा करें और क्या ना करें। हमारे देश के अंदर चंद सालों पहले अगर कोई घटना घटती है, हम उसके बारे में चर्चा भी ना करें, तो सोचिए कि हम हमेशा हर मुद्दे को कारपेट के नीचे डालना चाहते हैं, और जो भी उसे कारपेट के नीचे डालना चाहता है, खामियाजा अंत में उसी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जनता ने देखा है, महसूस किया है, अपनी आंखों से देखा, नेकेड आई से देखा है,
हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से देखा है कि क्या गुजरात के अंदर हुआ था, और गुजरात नहीं चाहता, गुजरात की जनता नहीं चाहती है कि फिर से वही दिन देखने को मिले जो दिन उन्होंने उस वक्त में देखे थे, या वो दिन देखने को मिले जब भारतीय जनता पार्टी से पहले गुजरात के विकास में बाधा केवल अगर कोई चीज रहती थी तो वो सांप्रदायिक दंगे रहते थे, और सांप्रदायिक दंगे एक बड़ी समस्या थी गुजरात के लिए। और आप देखिए आज हम 27 साल के शासन में एक बार भी इस तरीके के ना दंगे हुए हैं, ना मनमुटाव हुए हैं, ना इस तरह की कोई चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी जो विकास में बाधा बन रही हैं। तो मैं कल भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को बोला था कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़वा करके अगर किसी को फायदा मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी ठीक है। राजीव जेटली जी गृह मंत्री का आपने जिक्र किया, आपके पास फिर से आएंगे और कांग्रेस से भी हमारे साथ रितु चौधरी जी उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर का रुख करके फिर कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे। कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान गोधरा की याद दिलाई थी। क्या कहा गया था उस दौरान गृह मंत्री की तरफ से आपको दिखाते और उसके बाद हम अपने मेहमान का रुख करेंगे। कांग्रेस आदत पाड़ी थी એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા, 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં अखंड शांति की स्थापना करी है मित्रों। और चलिए इस पर रिएक्शन लेने के लिए हम रुख करते हैं रितु चौधरी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। रितु जी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, गोधरा का जिक्र 20 साल के बाद 2022 के चुनाव में भी हो रहा है, इसे कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, इसमें देखने वाली कोई इतनी खास बात है नहीं। जब किसी के पास मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जब जो जनता के मुद्दों से जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो इस तरह के बयानबाजी करने के क्या आप इसे अलावा नहीं उनके पास मानते कि कोई 20 चारा साल हो रहता गए नहीं। गोधरा कांड को, लेकिन अब गुजरात में शांति है, शांति स्थापित की है बीजेपी की सरकार ने, जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं। देखिए, जो दंगाई थे वो सब सरकार में आ गए, तो कौन करेगा ये बताइए ना मुझे। शांति तो व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। जब दंगाई जो है सरकार चलाने लग जाए तो शांति व्यवस्था तो फिर उनके हाथ में हो गई ना। आप ये देखिए ना, अब ये बताइए कि कब तक राम के नाम पर भीख मांगते रहेंगे? कब तक राम के नाम पे वोटों की भीख मांगते रहेंगे आप लोग? क्यों नहीं मोरबी के जो है मृतकों को अभी तक इंसाफ दिला पाए? क्यों गुजरात को जो है नशे में झोंक दिया? आपने गांधी की धरती को, सरदार पटेल की धरती को जो है आपने नशे में झोंक दिया। आपने जो है पोर्ट पर जो है हजारों करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है उसका आज तक कुछ अता पता नहीं। 6 ग्राम पर जो है अगर किसी के पास ड्रग मिलती है तो मीडिया जो है सड़कों पे जो है छाती पीटकर जो है विलाप करने लग जाता है, और जहाँ पे हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स मिलती है उसका जिक्र तक नहीं होता। इसका जवाब जेटली जी से लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि गोधरा का जिक्र हम क्यों बार बार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक बार फिर 2002 के दंगे और गोधरा की याद दिलाकर गुजरात चुनाव के मुद्दे को गरमा दिया है। मैं खुद कुछ दिन पहले उसी जगह पर गया था जो गोधरा दंगे का गवाह रही, जो जगह उस ट्रेन के पास से मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि गुजरात के इलेक्शन कवरेज के दौरान जब मैं गोधरा स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, और वहां का जो सियासी समीकरण है उसको एनालाइज करने वाली ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस चर्चा पर लौटते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के गोधरा के रेलवे स्टेशन पर, और मेरे पीछे ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं यही वो साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां हैं जिन्हें 27 फरवरी 2002 को आग में झोंक दिया गया था, और तकरीबन 90 लोगों की इन्हीं बोगियों में जलकर मौत हो गई थी। उसके बाद जो गुजरात में दंगे हुए उसमें तकरीबन 2000 लोगों की जान गई, और वो दुर्भाग्यपूर्ण मंजर, वो कड़वी यादें यहां आकर एक बार फिर जहन में जिंदा हो जाती हैं। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां इस वक्त हर तरफ नजर आ रही हैं, और अगर गोधरा सीट की बात की जाए तो 2002 के दंगों के बाद यहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे हरेश भट्ट, उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2002 के बाद 2007 में यहां से कांग्रेस पार्टी विजयी हुई।
सीके राहुल जो हैं वो यहां से कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर विधायक बने और उसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहा। सीके राहुल का नाम इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है, वो इस वजह से कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने का जो फैसला लिया गया, जिस कमेटी का यह फैसला था उसमें सीके राहुल भी एक मेंबर थे और सीके राहुल का एक बयान दोषियों को लेकर जो दिया गया, जिसमें वो संस्कारी बताते हुए नजर आए उन तमाम दोषियों को, बिल्किस बानो के गुनहगारों को, उसकी वजह से वो काफी सुर्खियों में रहे। लेकिन एक बार फिर सीके राहुल को बीजेपी ने टिकट दिया है और वो यहां से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आप देखिए 2007 से लेकर अब तक 2022 तक यहां आप ये कह सकते हैं कि जीतने वाली पार्टी तो बदल गई लेकिन विधायक एक ही रहा, सीके राहुल। और सीके राहुल एक बार फिर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन इस बार मुकाबला दो और पार्टियों से भी है। AIMIM भी इस बार गोधरा से अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है और आम आदमी पार्टी की तो मौजूदगी है ही। तो देखना होगा कि गोधरा में जो सियासी समीकरण है वो इस बार 2022 में कुछ बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। तो देखिए गोधरा से आपने ये रिपोर्ट देखी और AIMIM का भी जिक्र हुआ। AIMIM का कैंडिडेट गोधरा से चुनाव लड़ रहा है। कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब जरा बताइए कि इस बार क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीके राहुल एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन इस बार आप लोग भी जोर शोर से, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी गोधरा के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार क्या संभावनाएं आप लोगों को लग रही हैं? देखिए, गोधरा के मामले में मैं तीन बातें कहूंगा। सबसे पहले तो देश के गृह प्रधान अमित शाह ने जो कहा गोधरा के बारे में, उसके बाद योगी जी ने जो कहा उस पर देखिए, एक तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि मतलब दंगे जो थे वो हमारे शासनकाल के दंगे थे तो हमने ऐसा पाठ पढ़ाया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि शांति जो है वो हमारे शासनकाल की शांति है। तो पहले तो वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्होंने प्रदेश को शांति दी या दंगे दिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि जिस गोधरा की आप बात कर रहे हैं, सीके राहुल जी वही हैं जहां से गोधरा के अल्पसंख्यक मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमेशा से वोट देते रहे, लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस विश्वसनीय उम्मीदवारों को सिलेक्ट करने में नाकाम रही और जो MLA का जो माइग्रेशन, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हुआ, उसके मातहत वो भी चले गए। सवाल ये है कि ये वही गोधरा है जिस गोधरा के अंदर में हमने भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका छीन ली थी और हमने नॉन कंडीशनल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट देकर वहां पर प्रमुख बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर खदेड़ दिया था। इसलिए हमारे हौसले बुलंद हैं गोधरा में। कांग्रेस की नीतियों के चलते वहां वापस भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अच्छी बात है। मुकाबला जो है वो गोधरा में त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन मैं जेटली सर आपके पास आना चाहूंगी। जरा बताइए जेटली जी, अभी बड़े गंभीर आरोप लगाए गए कांग्रेस की प्रवक्ता रितु जी की ओर से। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या गुजरात में गोधरा कांड के बाद शांति स्थापित होने का श्रेय बीजेपी की सरकार को नहीं जाता है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि सारे दंगाई तो बीजेपी में आ चुके हैं, तो शांति स्थापित कैसे नहीं रहेगी। कांग्रेस के इस आरोप का कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, 27 साल से पहले कांग्रेस का ही वहां पर सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जहां जहां रही है, आप किसी भी प्रदेश को उठाकर ले लीजिए, वहां पर हिंदू मुसलमान के दंगे जो हैं वो पूरी उस पे रहते हैं, जोर पे रहते हैं। और उसके पीछे एक वजह भी है कि कांग्रेस को लगता था कि एक बड़े समाज को तो जातियों के आधार पर बांटा जा सकता है, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका सीधा सीधा फायदा वो कांग्रेस को हमेशा मिलता रहा था और ये प्रूवन भी था। और ये माना भी जाता था कि कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा पड़ता है, बाकियों के अंदर जो तोड़फोड़ करनी होती थी उनकी रणनीति जो इनकी है बहुत बेहतर रहती थी। अब केवल बात इतनी ही है कि उसे आप दंगाई कहिए या इसे ये कहिए कि शांति स्थापित की गई है। अब कोई भी व्यक्ति आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर गुजरात के अंदर दंगा नहीं करता है। क्या वो दिन वापस चाहती है कोई भी राजनीतिक पार्टी कि ऐसा माहौल वापस बन जाए? और अगर भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, हम चर्चा चूंकि इस बात पर कर रहे हैं कि बार बार चुनाव में गोधरा का जिक्र हो रहा है, तो ये चीज तो साफ हो गई है, चाहे AIMIM हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का एजेंडा यहाँ क्लियर है कि गोधरा के जख्म हरे रहने चाहिए, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। दर्द याद दिलाते रहेंगे तो वोट पाने में आसानी होगी। लेकिन ऋतु जी, कांग्रेस का यहाँ फेलियर नहीं है क्या? आप लोग ये जनता को बताने में कहीं ना कहीं फेल नहीं हुए क्या कि जितना ट्रेन जलाना गलत था उतने ही दंगे जो हुए वो भी गलत थे?
प्रतिमा, इससे पहले कि ऋतु जी से हम जवाब ले, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसका मेरे को करना पड़ेगा। पाकिस्तान के क्वेटा में आतंकी हमला हुआ है, पुलिस की गाड़ी पर बम से हमला किया गया है। बम विस्फोट में 23 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आईडी ब्लास्ट करके पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला, पाकिस्तान के क्वेटा में आतंकी हमला हुआ है। पुलिस की गाड़ी पर बम से इस हमले को अंजाम दिया गया। बम विस्फोट में 23 से अधिक लोगों के घायल होने की अभी शुरुआती जानकारी आ रही है। तस्वीर देखिए क्वेटा की, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बम विस्फोट के जरिए हमला हुआ है, आईडी ब्लास्ट के जरिए हमला किया गया, पुलिस की गाड़ी को टारगेट पर लिया गया। और ये देखिए इस हमले के बाद, विस्फोट के बाद जो धुआं उठता है वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्वेटा में आत्मघाती हमला हुआ है, ये सुसाइड अटैक हुआ है क्वेटा में। और धमाके में अभी देखिए एक और बड़ी अपडेट, 2 लोगों की मौत की जानकारी इस हमले में आ रही है। तो 2 लोगों की मौत और 23 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और जो मरने वाले उनका आंकड़ा, उनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि ये बड़ा आतंकी हमला है। संदीप सेठ इस वक्त हमारे साथ है। संदीप, क्या जानकारी? 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। जी हाँ, देखिए ये एक पुलिसमैन का ट्रक जो है वो जा रहा था, उसमें करीब 24 लोग जो है उसमें घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और ये एक्सप्लोसिव्स लगा के ब्लास्ट किया गया है। और इसमें कुल 10 पुलिस वाले शामिल थे। जिस जो ट्रक था उसमें 10 पुलिस वाले सफर कर रहे थे, वो सभी घायल हुए हैं और 2 की मौत हुई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल ही तालिबान की तरफ से सीज फायर वायलेशन का मतलब उसको खत्म कर दिया गया था और पाकिस्तान की फौज पे यह आरोप लगाया गया था कि लगातार जो है वो तालिबान के पोस्ट पे और जो बॉर्डर है वहां पे हमले कर रही है। इसी के खिलाफ विरोध करते हुए वो सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ था उससे पीछे हट गई थी। और इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि लगातार दोनों तरफ से ये मतलब इस तरह की अटैक जो है टीटीपी और तालिबान की तरफ से अटैक हो सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने, पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, क्वेटा में आतंकी हमले में 2 की मौत, 23 घायल। इस खबर पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से अपनी उस चर्चा का रुख करते हैं जिस पर बात गोधरा की कर रहे हैं, किस तरीके से उसको एक्सपेरिमेंटल लैब बीजेपी ने बनाया है और उस पर अब AIMIM भी वोटों की फसल काटने की तैयारी कर रही है। ऋतु जी, मेरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ कि क्या कांग्रेस यहाँ कहीं ना कहीं उसका फेलियर है कि वो ये बात जनता तक नहीं पहुँचा सकी कि जितना ट्रेन को जलाना गलत था उतना ही जो दंगे हुए वो गलत थे और उतना ही गलत है उस पर वोटों की राजनीति? देखिए, हम तो हमेशा से दंगों के खिलाफ रहे हैं। दंगाई सरकार जो है वो सत्ता में है और उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम शांति का संदेश लेकर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो है पूरे देश को शांति का संदेश देने के लिए निकले हैं। हम किस लिए निकले हैं? हम इसीलिए निकले हैं कि हिंदू मुसलमान के दंगों में जो हिंदुस्तान को झोंका जा रहा है उस चीज से थोड़ी जनता को राहत मिले। जनता को ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये देश जो है, इस देश में जो संविधान है वो हर धर्म को बराबर मान्यता देता है। इसमें हिंदू मुसलमान और किसी जात का और किसी धर्म का किसी एक पार्टी, केवल एक पार्टी के फायदे के लिए हम इस देश को जलने नहीं देंगे। दंगाई जो है, दंगाइयों को साफ साफ संदेश है, मेरी तरफ से है और कांग्रेस की तरफ से यह संदेश है कि आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप हिंदुस्तान को जो है दंगों की आग में नहीं झोंक पाएंगे। जैसे चलिए ठीक है, दंगाइयों के शामिल होने का, दंगाइयों का के होने का जो आरोप है वो कांग्रेस लगा रही है, वो कांग्रेस लगा रही है। लेकिन बीजेपी इस बात का दावा करी कि 2002 में जो हुआ उसके बाद पूरी तरह से शांति रुख करेंगे आप। जनता भी समझ चुकी है, ऋतु जी, गुजरात की जनता समझ चुकी है, ये घबराहट है। ठीक है ऋतु जी, आपका जवाब सुन लिया। योगी जी का बयान आया है, वो घबराहट बोल रही है आपकी। ठीक है ऋतु जी आपका जवाब मिल गया। लेकिन रामकृपाल जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपको क्या लग रहा है, मतदान की तारीख करीब आते हुए जिस तरह से गोधरा कांड का जिक्र हो रहा है और 2002 के बाद से अगर हम 2017 तक के चुनावी नतीजों को देखें तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स में जो एक डिक्लाइन देखने को मिला है, क्या अब इस बात का जिक्र फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा? आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात में ऐसा नहीं है कि गोधरा का अगर उल्लेख नहीं करेंगे तो वहाँ जिस तरह का डिवीज़न है वो नहीं होगा, वो पहले से है। और ऐसे कहा जाता है ना, किसी शायर ने कहा है कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर जख्म भुला दें, कुछ जख्म कलेजे से लगाने के लिए हैं। गोधरा का जो जख्म है, चाहे वो दंगा हो, चाहे जो ट्रेन हादसा साबरमती का हुआ, दोनों ही बहुत भयानक थे।
दोनों को लोग भूले नहीं है, पूरा देश नहीं भूला है। तो मैं ये कहता हूं कि उससे आज की तारीख में देखिए, वो ओवैसी और जो भी वोट है, कांग्रेस के लिए खतरा दो चीज़ों से है, एक आप पार्टी और दूसरे ओवैसी। क्योंकि जो भी बीजेपी का विरोधी वोट है, वो जितने भी वहाँ क्लेमेंट, वो कांग्रेस को ही नुकसान करेगा। ठीक है। तो और ये बीजेपी एक तरह से बीजेपी के लिए रणनीति है कि जितना मल्टीपोलर फाइट हो जाए, कल वोट पड़ेंगे और 5 को पड़ेंगे, तो अब मेरा ये कहना है कि जो डिवीजन है वो ऑलरेडी है, उसको थोड़ा पार्टियां आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं रामकृपाल जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए रवि, क्या यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप भी बहुत मजबूती से इस बार गुजरात में चुनाव लड़ रही है, वो गोधरा का जिक्र, गुजरात दंगों का जिक्र, बिल्किस बानो का जिक्र, ये सब करने से बचती हुई नजर आई क्या, कि इसमें नुकसान हो सकता है? संभावना यह भी है। देखिए, बात यह है कि गोधरा हो या 2002 हो, इसको कई बार प्रयोग में लाकर गुजरात में राजनीतिक दलों ने बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की और उसमें वो विफल हुए। तो ये अपने आप में, अगर कोई सोचता है कि इससे हमें फायदा हो सकता है, तो उतना ही बड़ा ये रिस्क भी है। और योगी आदित्यनाथ का ये बयान देखिए, गोधरा में दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि पहले चरण के ठीक पहले ये बयान अपने आप में दोनों चरणों और गुजरात के अलग अलग हिस्सों को भी इलेक्टोरली रेडिएट करेगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। गोधरा में जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, क्या उसका प्रभाव गुजरात के चुनाव पे आप देख पाते हैं? बिल्कुल सही बात है, योगी जी ने सच ही कहा है। योगी जी ने अपने भारतीय बंधारण में जो चीज़ें लिखी है कि अपना सार्वभौमत्व, दूसरा उन्होंने कहा कि अपने पुराने जो विरासत है उन लोगों को याद करना। लेकिन इस जगह पर गोधरा रवि, आप बातचीत अपनी जारी रखिए, समय की थोड़ी कमी, इसलिए जल्दी से वडोदरा का भी रुख करते हैं, विपिन के पास चलते हैं। विपिन, 1 तारीख को पहले चरण का मतदान होना और उससे ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात पहुंचना, गोधरा पहुंचना और राम भक्तों की याद दिलाना, गोधरा कांड का याद दिलाना। तो ये तो सवाल है कि बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा, क्योंकि गोधरा से वर्तमान में बीजेपी के ही विधायक हैं। लेकिन आम लोगों से जरा पूछिए कि क्या उन्हें लगता है कि गोधरा का जिक्र करने की जरूरत इस वक्त थी राजनीतिक दलों को, बजाय गुजरात के अलग अलग मुद्दों पर बात करने की? बिल्कुल अंजलि, और आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता है योगी आदित्यनाथ, जो सबसे ज्यादा गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। और कल उन्होंने गोधरा का जिक्र करके वो दबी हुई नस को दबाया है। क्या ये नस दबाने के बाद बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? आप ये बताइए, गोधरा का जिक्र हो रहा है, राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, क्या गुजरात के चुनाव में ये मुद्दे कहीं मायने रखते हैं? आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या ये मुद्दे आपके लिए मायने रखेंगे? मायने तो रखते हैं। उसमें क्या है, गोधरा में गोधरा कांड हुआ, राम मंदिर जो मुद्दा है वो राम मंदिर, एक 2023 को अमित शाह ने बोला है कि हमारा राम मंदिर खुल जाएगा, रामगढ़ी में दर्शन कर सकेंगे। तो ये मुद्दा हर एक के दिल में राम है, आपके लिए मुद्दा बनता है। और क्या बीजेपी को इस वक्त में, जब पहले चरण का वोट पड़ने में कुछ घंटे बाकी हैं, तो गोधरा का जिक्र करना क्यों जरूरी था? क्या बीजेपी को लगता है कि वो जीत नहीं रही है, या फिर जीत के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? गोधरा खुलने जैसा मुद्दा ही नहीं है। वो सबके चलिए, तो देखिए 20 साल से लगातार गोधरा पर आर पार हमें नजर आ रही है, और 2022 के चुनावों में भी गोधरा पर लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजियां होती हुई। एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसे लेकर बयान दिए जा रहे हैं। गुजरात को वैसे भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, और अब गोधरा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स का भी लगातार जिक्र हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। इस डिस्कशन को हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर इलेक्शन की ये सबसे जुदा कवरेज लगातार जारी रहेगी।